हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, जिसका ये तीसरा पार्ट है। ये थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग पूरी तरह से इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो कुछ पहले अपने इस दुनिया के हिस्ट्री में किस तरह से डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया गया, कैसे किस हालत में डेमोक्रेसी जगह जगह पे अपनाई गई, उनके बारे में हम लोगों ने जाना। देखो, उसको हम लोग बस दो कहानियों के जरिए समझे। वो दो कहानियां थी, एक चीले की और दूसरा पोलैंड की। चीले की और पोलैंड की कहानियां समझने के बाद हम लोग को ये समझ में आता है कि कैसे पहले स्थिति खराब थी और बाद में वो स्थिति अच्छी होने लगी, मतलब लोग डेमोक्रेसी की ओर अग्रसर होने लगे। ऐसी हजारों कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं ऐसी। हम लोग बस उन दो कहानियों को पढ़े और उनके जरिए ये कोशिश किए जानने का कि डेमोक्रेसी किस तरह से आगे लोगों के बीच में आया। जो आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी। एक मैप के जरिए हमें समझने की कोशिश करेंगे कि कब, किस काल में, किस समय में, टाइमलाइन के साथ में देखेंगे कि किस समय में जो डेमोक्रेसी था वो पहले था या नहीं था, कहां पहले था, कहां फिर उसके बाद में आया, और किस तरह से डेमोक्रेसी अलग अलग देशों ने अपनाना शुरू कर दिया। आज आपको पता है बहुत सारे जो कंट्री हैं वो अपने आप को डेमोक्रेटिक बना चुके हैं। दूसरा हम लोग का पार्ट होगा फेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन हुआ, जो बढ़ता गया डेमोक्रेसी, उसका अलग अलग फेज हम लोग देखेंगे कि कब, किस फेज में, किस शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत के बाद कॉलोनियलिज्म के बारे में आप जानते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो किस ढंग से सब चीजें आगे बढ़ी इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। ये पूरी यूनिवर्सली, मतलब हम एक पूरी अगर अर्थ की बात करें, जितने भी देश हैं सबको मिलाजुला कर बात करें, तो यहाँ पे किस ढंग का डेमोक्रेसी है, क्या सब आपस में डेमोक्रेटिक है या नहीं। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के बारे में भी थोड़ा जानेंगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में भी थोड़ा जानेंगे, और डेमोक्रेसी प्रमोशन के बारे में। डेमोक्रेसी प्रमोशन मतलब कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे देश हैं जो अपने आप को ये मानते हैं कि हमें इस पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी बढ़ानी चाहिए, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हम ये पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे और हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैप है डेमोक्रेसी से रिलेटेड कि कब, किस ढंग से, मैंने अभी अभी बताया कि किस ढंग से वो डेमोक्रेसी आगे बढ़ा। तो सबसे पहले जो रेड कलर से लिखा हुआ है और मैप में जो रेड कलर से वो पेंटेड है, उसमें आप देखो ये 1900 और 1950 के समय का है। कुछ ऐसे देश जो उस समय डेमोक्रेटिक थे, उस देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। और इधर में आप जब देखते हो ये अपने इस साइड में, तो यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जब 1975 की बात करते हैं। तब देखो हमारा इंडिया उस समय डेमोक्रेटिक था, 1950 में ही हमारा देश डेमोक्रेटिक बन चुका था। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो 1900 के समय में ही या उससे कुछ पहले ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपना लिए थे, उससे पहले ही। ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकंड मैप है, इस मैप में आप देखो कि जब समय आती है 2000 की, 2000 ईस्वी की, या अगर हम इसको बोले तो 21वीं शताब्दी, जो 21st सेंचुरी है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो किस तरह से डेमोक्रेसी अपनाया गया। पहले, इससे पहले वाले मैप में देखो पूरा का पूरा खाली जा रहा है, हर जगह पे ये सब सारे के सारे क्या है, खाली हैं। लेकिन सेकंड मैप में क्या है, सेकंड मैप में बहुत सारे देश जो हैं वो येलो हो चुके हैं। येलो यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो जो जगह आपको येलो से दिखाए जा रहे हैं ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। यहाँ पे एक बात समझनी, 1900 से पहले ही जो रेड कलर वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये 1900 से पहले ही डेमोक्रेटिक हो गए थे या उस समय में डेमोक्रेटिक हो गए थे। तो क्या डेमोक्रेसी अपनाने के बाद वो सारी चीजें अवेलेबल थी, वो सारे राइट्स इनको मिल रहे थे जिस तरह से आज हमें मिलते हैं? जैसे कि मान लो वोट देने का अधिकार हमारे यहाँ सबको है, जो भी 18+ है सबको वोट देने का अधिकार है। क्या उस समय उन लोगों के पास था? क्या सारे फंडामेंटल राइट्स थे उनके पास? क्या अपने शासकों को अपने ढंग से, अपने अच्छे तरीके से, जैसा चाहते उस ढंग से वो चुनाव कर सकते थे? तो नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ था, अपने शासकों का चुनाव वो करते थे। सारे लोग वोट नहीं करते थे, कुछ लोग वोट करते थे। चलो एकदम ना से कुछ तो सही था कि कुछ लोग ही वोट कर रहे, कम से कम डेमोक्रेसी की ओर अग्रसर तो हो रहे थे वो। फिर धीरे धीरे वो युद्ध चलता रहा, मतलब लोगों के बीच में चलता रहा, अपना कोशिश करते रहे किसी भी तरह से सारे लोगों को वोट देने का अधिकार मिल जाए
इस ओर भी अग्रसर रहे और आखिर में चला ही आया, लोगों को मिला ही। तो ये मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से 2000 तक कितने सारे जो कंट्रीज हैं वो अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तब्दील कर चुके थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग का पॉइंट आता है फेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो एक्सपेंशन हुआ पूरी दुनिया में, उसके अलग अलग फेज। तो ये हमारा शुरुआत में है स्टार्टिंग फेज। हम स्टार्टिंग फेज से शुरू करते हैं। शुरुआत है, आपने पढ़ा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा है अपने हिस्ट्री का पहला चैप्टर 9th क्लास का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर आप नहीं देखे, आप ऐसा अगर आपको लगता है कि जानना चाहिए तो मैं उस पर एक वीडियो डालूंगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। वो वन शॉट होगा, पूरा का पूरा उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, अभी देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था। अगर क्या थी, वो एक तानाशाह सरकार थी। उस तानाशाह सरकार के चंगुल से निकलने के लिए वहां की जनता क्या करती है, आंदोलन करती और उस तानाशाह शासक से एक लोकतंत्रात्मक सरकार बनाने की ओर अग्रसर होती। एक ऐसी सरकार जो डेमोक्रेटिक हो, एक ऐसी गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने की ओर वो अग्रसर होते। हालांकि वहां पे, चूंकि ये 1789 में बहुत पहले की बात है ना, एकदम शुरुआती दौर है ये देखो मैं हाईलाइट करता हूं इसको। 1789 में ही ये शुरुआत हुआ था। ठीक है, इसके बाद से पूरे 1800 1900 ईस्वी ये सारा का सारा समय इनका चलता रहा। कभी डेमोक्रेसी, कभी फिर से तानाशाही, डेमोक्रेसी तानाशाही, अलग अलग चीजों में वो बढ़ता गया। लेकिन डेमोक्रेसी पूरी तरह से तो नहीं आई, लेकिन लोग अग्रसर थे डेमोक्रेसी को लाने के लिए, अग्रसर थे। हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक फायदा ये हुआ कि जो भी यूरोपियन कंट्री थे ना, उनके अंदर एक जागरूकता आई कि नहीं, हमको भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपनाना चाहिए। और इसके लिए वे लोग भी इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सीखकर अपने आप में लोगों के बीच में संघर्ष किए कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, और उन लोगों ने डेमोक्रेसी को अपनाया। फिर धीरे धीरे चीजें सुधरी। देखो तो भाई, अचानक से कुछ नहीं बदलता, अचानक से नहीं बदलता। हमारा देश भी जो आजाद हुआ अचानक से नहीं हुआ, 200 सालों का संघर्ष रहा, गुलामी हजारों सालों की रही। पहले बाद के दौर में अंग्रेज के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन उससे पहले देखो दिल्ली सल्तनत, फिर देखो मुगल एम्पायर, उसके बाद आते हैं ये अंग्रेज लोग। तो हम गुलामी तो बहुत पहले से करते हैं, तो उससे उभरने के लिए कई 100 साल लग जाते हैं, कभी कभी हजारों साल लग जाते हैं, कभी कभी कुछ साल। अचानक से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। तो चलो, इसके बाद है जो भी स्ट्रगल जो चल रहे थे डेमोक्रेसी के लिए, वो स्ट्रगल कुछ चीजों के इर्द गिर्द घूम रही थी। वो चीजें थी पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी सबसे बड़ी चीज थी कि नहीं, आप अगर सरकार में हैं, अगर आप हम पे शासन करते हैं तो शासन हम भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ के शासक हैं तो शासक हम भी बन सकते हैं। इस देश की हर जनता शासक बन सकती है। ऐसा एक स्थिति, ऐसा एक अधिकार पूरे देश को मिलना चाहिए। फ्रीडम, आजादी मिलनी चाहिए, जो कि आजादी नहीं हुआ करती थी। चाहे कहीं का भी देख लो। पहले हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जाना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ये स्थिति आपने देखा। उसके बाद से देखो और भी जगह पे बहुत 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 ज्यादा बदतर स्थिति थी। जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल जो थी, वो खुद को आजाद तो बहुत पहले कर चुकी थी। ये 1789 में होता है। ब्रिटिश कॉलोनियल शायद 1787 में ही खुद को आजाद कर ली थी, फ्री कर लिया था खुद को। लेकिन वहां पे, और वो यूएसए बनाता है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जो अभी आधुनिक अमेरिका है। वहां देखो वोट देने का जो अधिकार है वो काले लोगों को 1965 में मिला। मैं इस पे चर्चा करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो वहां जो देश अपने आप को डेमोक्रेटिक बना चुके थे, वहां भी इस बात का स्ट्रगल चल रहा था कि हमें वोट देने का अधिकार सारे नागरिकों को मिलना चाहिए जो 18+ है। ऐसा हर जगह पे नहीं था, नहीं मिला था। तो ये स्थिति थी। उसके बाद जस्टिस, न्याय मिलने के लिए, न्याय के लिए स्ट्रगल चल रहे थे। न्याय नहीं मिलती थी लोगों की अपने अनुसार। गलती किया ना किया, वो सरकार को लगा कि नहीं इसको रिहा कर देना चाहिए, कर दिया। सरकार को लगा इसको रिहा ना करो तो चलेगा, नहीं किया। तो जस्टिस नहीं मिलते थे अच्छे से। फिर राइट टू वोट फॉर एवरी एडल्ट, इस पे तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। एवरी एडल्ट सिटीजन, जितने भी एडल्ट सिटीजन है, यानी जो भी 18+ हैं, सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसके इर्द गिर्द पूरा का पूरा स्ट्रगल चल रहा था।
उस समय की बात है, शुरुआत का दौर जो था। ये एक पार्ट आता है, टर्म आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या होता है इसका मतलब, या इसको यूनिवर्सल सफरेज भी कहते हैं, मतलब वयस्क मताधिकार कहते हैं इसको। वे लोग जो वयस्क हो चुके, जो एडल्ट हैं, यानी जो 18 प्लस हैं, उनको वोट देने का अधिकार, एवरी सिटीजन, हर किसी को। इसका अब मैंने इसका डेफिनेशन लिख रखा है, राइट टू वोट ग्रांटेड यूनिवर्सली टू ऑल एडल्ट मेन और वुमेन, रिच और पुअर, व्हाइट और ब्लैक। चाहे वो देश का किसी भी ढंग का सिटीजन हो, किसी भी ढंग का सिटीजन हो, फर्क नहीं पड़ता यार, किसी भी ढंग का सिटीजन हो, अगर वो 18 प्लस है, अगर वो एडल्ट है, तो उसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए। हम लोग को मतलब बहुत ही खुशनसीब है हम सभी कि जब हमारा देश आजाद हुआ और संविधान को अपनाया गया, तभी से हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। बहुत पहले से वयस्क मताधिकार का अधिकार हर किसी को, 18 प्लस को है। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक, और आगे भी चलेगा अगर हम सभी सुधर के रहे तो। हम लोग को क्या करना है, एक सच्चे नागरिक का जो कर्तव्य है वो अपनाना है, एक सच्चा नागरिक बनकर रहना। तो ऐसा नहीं करना है, किसी पार्टी का चमचा, किसी पार्टी का पंगु नहीं बनना, कुछ भी नहीं। आप जब तक अच्छे काम करोगे हम आपका साथ देंगे, आप अच्छे काम नहीं करोगे हम आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि बहुत करने से डेमोक्रेसी आती है। अगर आप साथ देने लगे ना, और वो अगर तानाशाही पे उतर जाए, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए देखो कि वो तानाशाह ना बने। जब तानाशाह बनने लगे ना, तो आवाज उठाए, हमारे यहाँ अधिकार है, हम आवाज उठाएंगे और अपने काम करेंगे, एक सच्चे सिटीजन का कर्तव्य निभाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। ये भी डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन में बहुत बड़ा रोल अपनाता है। पहले तो शुरुआती दौर में हम लोगों ने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बाद एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म है। देखो बहुत सारी दुनिया में, ये एशिया का या अफ्रीका का जो देश था, एशिया का देश या अफ्रीका का जो कुछ देश थे, ये सब यूरोपियन कंट्री के किसी न किसी रूप में गुलाम थे, कॉलोनियल स्टेट थे यूरोपियन का। जैसे भारत ही देखो, ब्रिटेन का कॉलोनियल स्टेट था। उसी तरह से बहुत सारे अफ्रीका के बहुत सारे देश ऐसे थे। जैसे एक देश के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे भी, थोड़ा सा जानेंगे कि वो किस तरह से खुद को ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजाद कराती है, और फिर उसके बाद अपने यहाँ डेमोक्रेसी लाती है। और डेमोक्रेसी लाने के बाद क्या क्या होता है वहां पे। हमारा देश भी उन्हीं लोगों में से था, उन्हीं कुछ देशों में से था जो स्ट्रगल किया उस कॉलोनियलिज्म से छुटकारा पाने का, वैसे देश से छुटकारा पाने का जो हमारे यहाँ आकर शासन चलाते थे। वो शासन चलाने का भले ही उनके कोई अलग अलग मकसद रहे हों, लेकिन वो शासन वो उसी को कॉलोनियल स्टेट करते। ठीक है, तो इसका जो एंड हुआ, ये भी डेमोक्रेसी को एक्सपेंड करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। आप समझ सकते हो, डेमोक्रेसी को एक्सपेंड करना है मतलब डेमोक्रेसी फैलाना है। कॉलोनियलिज्म जो है वो डेमोक्रेसी को तो लाने नहीं देगी। अब सोचो, कोई किसी देश पे अपना ये धाक जमाना चाहता है और उस देश की जनता को पूरा का पूरा अधिकार कैसे दे देगा? नहीं देगा, यानी डेमोक्रेसी आएगी नहीं वहां पे। जब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेसी थी ही नहीं। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट खत्म होती है, अपना देश अपने आप जो आजादी मिलती है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डेमोक्रेसी को अपनाया। तो 1950 में ये देश भी डेमोक्रेटिक बन गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपनाने लगा, तो डेमोक्रेसी एक्सपेंड हुआ ना। तो इसी बीच में करीब 1950, 1960, 1940 के आसपास में बहुत सारे देश, यानी जब वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त होता है, उसके समाप्त होते ही बहुत सारे देश अपने आप को आजाद कर लेते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से। उसी बीच हमारा देश जो 1947 में आजाद होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और बहुत सारे देश जो यूरोपियन कंट्री से कॉलोनियल स्टेट थे, उनके जो कॉलोनियल स्टेट थे, उससे वो आजाद हो जाते। तो जब वो आजादी मिलती है उनको, तो फिर उन्हें लगता है कि नहीं, ये आजादी बहुत करने से मिली है, और ये आजादी लाने में हम लोगों का हाथ है, इस देश के नागरिकों का हाथ है। जो भी देश को आजादी मिली, वो सब देश अपना चाहे कि भाई हम नागरिक मिलकर इसको आजाद करें, तो फिर अधिकार तो हमें ही मिलना चाहिए। और इसलिए वहां पे डेमोक्रेसी आई। भले ही जिस तरह से आज भारत में डेमोक्रेसी है, जिस तरह से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आई 1950 से आज तक डेमोक्रेसी बनी रही, उस तरह से बहुत सारे देश में ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे देश की स्थिति बहुत ही बदतर रही। डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी आने के बाद लालच बढ़ गया नेताओं का, वो अपने आप को जीवन भर के लिए क्या किए, प्रेसिडेंट चुनकर रख दिए। और उसके बाद क्या होती है कि वहां पे फिर से मिलिट्री रूल स्थापित हो जाती है, मिलिट्री आते, मिलिट्री coup, मिलिट्री अटैक, नेताओं को पंगु बनाते हैं, नेता को बंद करते हैं, नजरबंद करते हैं। जो पॉलिटिकल प्रिजन के बारे में जाने,
पॉलिटिकल प्रिजन क्या होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होते हैं, जो नेता लीडर होते हैं, उनको उन्हीं के घर में नजरबंद कर देना और नजरबंद करके पंगु बना के रख देना और शासन मिलिट्री चलाएगी। ऐसी स्थिति आई थी, ऐसी स्थिति आई। बाद में भारत का स्थिति बहुत ही अच्छा रहा। भारत क्या है, भारत 1950 में डेमोक्रेसी को अपनाता है और आज तक डेमोक्रेसी है 2021 चल रही है, बहुत सालों से। इस स्थिति को दोस्त बना के रखना है, बना के रखना चाहे कुछ भी हो जाए। और इसलिए पॉलिटी पढ़ना बहुत जरूरी है। पॉलिटी को बोरिंग सब्जेक्ट मत समझो, बहुत जरूरी है। देखो, इसके बाद कॉलोनियलिज्म के एंड होने के बाद आप समझ सकते हैं डेमोक्रेसी कैसे एक्सपेंड हुआ। बहुत जगह पे कॉलोनियल स्टेट जो भी थे वो अपने आप को आजाद किए और चाहे कि हमें डेमोक्रेटिक बनना है। ठीक है, अब आगे जो पार्ट आता है वो है रिसेंट फेज, अभी का दौर। कॉलोनियल स्टेट 1950 का बाद में चलकर इसके बाद की स्थिति क्या हुई, जो रिसेंटली जो क्या क्या बदलाव आए, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि वो किस तरह से प्रभाव छोड़े डेमोक्रेसी को एक्सपैंड होने में। तो सबसे पहले हुआ ये कि आप पोलैंड की कहानी पढ़े। अगर आपने पोलैंड की कहानी नहीं पढ़ा तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझने में नहीं आएगी। पोलैंड का और उसके पहले वाले वीडियो में चिले की स्टोरी और पोलैंड की स्टोरी, ये दो स्टोरी पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने अगर नहीं देखा तो पार्ट 1 पार्ट 2 इस वीडियो लेक्चर का जरूर देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ, चेक करो, आपको मिल जाएंगे डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से रिलेटेड वो प्लेलिस्ट, और उसका पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, फिर ये थर्ड है और यहाँ पे समाप्त होने वाला है। ठीक है, पोलैंड क्या था, सोवियत यूनियन का जो कम्युनिज्म अपनाने वाले जो लोग थे, हाँ, उनका एक स्टेट था। कौन? पोलैंड। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका गवर्नमेंट था। और उसी तरह से सोवियत यूनियन के बहुत सारे जो जगह थे वो सब कम्युनिस्ट पार्टी के थे। सोवियत यूनियन था, एक करीब 15 देशों का यूनियन था, एक बहुत बड़ा एरिया था जहां पे सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी थे। पोलैंड ने क्या किया, खुद को आजाद कर लिया, सोवियत यूनियन से अलग हो चुका। कब? 1990 में। 1990 में वहां पे चुनाव होता है, मतदान होता है, और उसके बाद क्या होती है, वहां का एक राष्ट्रपति एक आदमी बन जाता है, जिसकी कहानी हम लोग कर चुके हैं। अब मैं उस पर नहीं जाने वाला, वो कहानी हम लोग कर चुके हैं, उस पर उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रोकन डाउन ऑफ सोवियत यूनियन, और उसके बाद क्या होता है ना, सोवियत यूनियन टूट जाता है, पूरी तरह से बिखर जाता है। जो 15 स्टेट थे वो सब अपने आप को आजाद कर लेते हैं, वो सब अलग अलग हो जाते हैं, और जैसे ही वो आजाद करते हैं डेमोक्रेसी को अपना लेते हैं। जब डेमोक्रेसी को अपनाएंगे तो देखो, एक साथ में 15 देश डेमोक्रेसी को अपनाता है, तो स्थिति बहुत ही अलग हो जाएगी ना। डेमोक्रेसी का एक मैप ही पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। जो मैप हम लोगों ने देखा 1950 के बाद का जो मैप था, जो थर्ड मैप था, तो उसमें आपने देखा कितने सारे जो कंट्री हैं वो लगातार येलो हो चुके थे, यानी वो डेमोक्रेसी को अपना चुके थे। उसके बाद है ट्रांजिशन ऑफ आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। रिसेंट फेज में ये सब चीजें बड़ा अजीब लगा। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान, बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ो तो म्यांमार की भी बात कर लेंगे। पाकिस्तान में क्या हुआ, देश आजाद हमारे साथ होता है, डेमोक्रेसी लाता है, उसके बाद मिलिट्री कूप आते हैं, मिलिट्री अटैक होता है, मिलिट्री रूल स्टार्ट हो जाती है, पाकिस्तान के लोग तंग आ जाते हैं मिलिट्री रूल से। मिलिट्री रूल आने के बाद अब चूंकि वहां के लोग पता नहीं क्या क्या, जनता अच्छे है, कुछ पता नहीं क्या है, क्या सोचते हैं, वो बम बारूद वाले लोग हैं ये लोग। हाँ, बम मार दो कहीं पे, भाई बम मारने से देश नहीं चलते। आपने हमें तंग तो किया, भारत को तंग बहुत किया, लेकिन खुद बहुत ज्यादा तंग रहे हो। अपने देश के लोगों को सही से अधिकार नहीं दे पा रहे आप, हमारे बारे में सोचते हो। वहां पे क्या हुआ, मिलिट्री रूल आ गई, मिलिट्री रूल से फिर वो उभरा, फिर से वो बाहर आया, वो मतलब हालत खराब होती रही। कभी मिलिट्री रूल आई, फिर अभी ठीक है, अभी डेमोक्रेसी है, लेकिन आपने देखा है कि अभी भी इनडायरेक्टली मिलिट्री रूल ही है। इनडायरेक्टली पाकिस्तान में अभी भी मिलिट्री रूल है। इमरान खान साहब है तो प्रधानमंत्री माने जाते हैं वहां के, लेकिन शासन मिलिट्री चलाती है, शासन वहां की मिलिट्री चलाती है। बहुत बुरी स्थिति है। उस देश की जनता को यह सोचना चाहिए, तो नहीं सोचेंगे। वो कश्मीर के बारे में सोचते हैं, कश्मीर हमारा अपना अभिन्न अंग है भाई, हम कश्मीर को लेने ही नहीं देंगे, और पाकिस्तान को इतना ताकत ही नहीं कश्मीर हमसे छीन ले। ठीक है, इसके बाद म्यांमार की स्टोरी बहुत भयावह है। म्यांमार की स्टोरी बहुत भयावह है। बांग्लादेश में भी यही हुआ, बांग्लादेश में भी खैर अभी वहां पे चल रहा है डेमोक्रेसी, पता नहीं किसी तरह से वो चल रहे लोग।
स्टोरी ऑफ म्यांमार, बहुत भयानक स्थिति यहाँ की। देखो, देश आजाद होता है, आजाद होने के बाद डेमोक्रेसी को अपनाता है, फिर यहाँ भी मिलिट्री रूल स्टार्ट हो जाते हैं। आखिरकार 2015 में चुनाव होते हैं। चुनाव होने के बाद डेमोक्रेसी आती है। डेमोक्रेसी आने के बाद वहां की जनता खुश हो जाती है, नेता अपना काम करना शुरू करते हैं, जनता को अधिकार मिल जाते हैं, जनता वोट देना शुरू कर देती है। लेकिन अभी का स्थिति आप देख लो, 2020-21, फिर से मिलिट्री अटैक, फिर से मिलिट्री रूल, हालत खराब कर रखे हैं वहां के लोगों को। जो उस सरकार के, उस शासक के खिलाफ जो बोलता है ना, उसको बंद कर दिया जाता है या मार दिया जाता है, पता ही नहीं चलता। अब ये स्थिति बहुत भयावह पैदा करती है, बहुत भयावह स्थिति है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, हमारे पड़ोसी देश हैं ये। अब नेपाल की भी स्थिति है, मैं नेपाल के बारे में यहाँ पे नहीं दिया, मैंने नेपाल की भी स्थिति यही रही है। नेपाल में भी पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं रहा हमेशा। वहां भी कभी राजा संवैधानिक पद का पूरा मतलब अपने आप को ये मानता था, फिर कभी कुछ अलग अलग स्थिति रही। लेकिन हर हाल में लोगों ने डेमोक्रेसी को चुना, धीरे धीरे करके डेमोक्रेसी को अपनाया। अभी जो स्थिति इतनी भयावह हो जाती है ना मिलिट्री रूल के बाद में, उसकी वजह से लोग ना उस देश को छोड़ के पलायन करना शुरू कर देते हैं। बांग्लादेश को छोड़कर, म्यांमार को छोड़कर बहुत सारे लोग पलायन कर गए अपनी जान बचाने के लिए, जान बचाकर दूसरे देश में आकर बस गए, जैसे हमारे यहाँ आकर बस गए। बांग्लादेश से आए, म्यांमार से आए, उसके बारे में रिसेंटली बहुत ज्यादा चल रहा है न्यूज में। रोहिंग्या मुसलमान, ये सब नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये कौन है? ये वही लोग हैं जो अपनी जान की भीख मांग रहे हैं यहाँ पे आके। यहाँ पे आए, बहुत अच्छी बात है। ये देश क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ये देश सभी को अपना दोस्त मानता है। वो आप आए, आपको यहाँ पे शरण मिली, जगह मिली। लेकिन अगर वो अपने घर पे होते तो एक अलग बात थी। अगर वो घर पे होते, डेमोक्रेसी होता, कितना मजा आता। उनको रहने का कोई शौक नहीं यहाँ पे। लेकिन चूंकि वहां से स्थिति यहां ज्यादा अच्छी है, वो ये मतलब टेंट वाले घर में रह के भी वो वहां से ज्यादा खुश है, इसलिए वो यहां से जाना ही नहीं चाहते। जितना अधिकार उनको अपने देश में नहीं मिल रहा था, उससे ज्यादा अधिकार वो यहां पे आकर, एक दूसरे देश से एक यहां पे आकर इलीगल तरीके से यहां पे आए, और यहां पे उनको वहां से ज्यादा अधिकार मिला हुआ है। सही से रह रहे, नो टेंशन, इसलिए वो जाना ही नहीं चाह रहे। जानते हैं कि जाएंगे तो वहां पे स्थिति बहुत खराब। तो ये रिसेंट फेज है। रिसेंट फेज में ऐसे तो बुक में देता है कि 2015 से वहां पे डेमोक्रेसी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी जो अपडेटेड पॉइंट है, जो रिसेंटली में हुआ, 2021 की बात है अभी का, कि वहां पे क्या होती है, फिर से मिलिट्री रूल स्टार्ट हो जाती है। मतलब हालत खराब कर रखे हैं मिलिट्री ने वहां पे। चलो अब जो हमारा बात, चलो ठीक है, देश अलग अलग देश, करीब 140 से ज्यादा देश अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तब्दील कर चुके। 140 से ज्यादा, बहुत बड़ा एक क्वांटिटी है। हाँ, 140 देश पूरी दुनिया में अपने आप को डेमोक्रेसी में तब्दील कर ली। इसका मतलब दुनिया का एक पूरा का पूरा चेहरा बदल गया ना। हर जगह पे डेमोक्रेसी, और जो नहीं है ना वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, डेमोक्रेसी आ जाए। बहुत जगह पे नहीं है। उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया में देख लो, डेमोक्रेसी अभी नहीं। अभी भी वहां पे मोटू साहब तानाशाह है। हाँ, वो तानाशाह है। वहां के लोगों में कोई अधिकार ही नहीं है यार। स्पोर्ट्स में वो जाते हैं, ओलंपिक में जाते हैं, अगर हार जाते ना तो देश जाना ही नहीं चाहते लौटकर। अगर लौटकर देश गए तो उनकी खैर नहीं। तो वहां की जनता क्या करेगी? आज नहीं तो कल डेमोक्रेसी को लाने के लिए स्ट्रगल करती रहेगी। कुछ लोग मरेंगे, कुछ लोग, मतलब कुछ भी हो जाए, डेमोक्रेसी आज नहीं तो कल वहां पे आएगी है। ठीक है, डेमोक्रेसी अर्थात ग्लोबल लेवल में हम लोग यही चाहते। इतने सारे देश अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बदल तो लिए, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए ये सोचे, ये पूरा दुनिया जो है, ये पूरी दुनिया एक देश है, ये पूरी दुनिया एक देश है, या ये पूरी दुनिया की ना बात करें, वो सारे कंट्रीज जो डेमोक्रेसी को अपना लिए वो सब एक देश बन गए। मान लो थोड़ी देर के लिए एक पूरा का पूरा एक देश बन गए, तो क्या ये आपस में एक दूसरे से डेमोक्रेटिक है? जैसे इंडिया, अमेरिका, ये दो एग्जांपल आप ले लो, दोनों डेमोक्रेसी,
दोनों जगह पे डेमोक्रेसी है। तो क्या ये इंडिया अपने आप में अंदर ही अंदर डेमोक्रेटिक तो है, अंदर ही अंदर इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक है। लेकिन क्या इंडिया का अमेरिका के साथ में जो रिलेशन है वो डेमोक्रेटिक है? हम इस रिलेशन के बारे में बोलना चाह रहे हैं, हम इस रिलेशन को समझना चाहते हैं। आखिर हम आजाद हुए, हम अलग अलग देश डेमोक्रेसी को अपनाए, कितना अच्छा होता कि हम ग्लोबल लेवल पे डेमोक्रेसी को लाते। बहुत अच्छा होता ना, डेमोक्रेसी को अगर हम ग्लोबल लेवल पे लेकर जाते, बहुत अच्छी बात थी। अधिकार एक होता, पूरी दुनिया में एक शासक होता जिसका चुनाव पूरी दुनिया के लोग मिलकर करते, कुछ अधिकार दिए जाते, कुछ काम ऐसा होता जिसपे आवाज उठाने का क्षमता होता लोगों, ऐसे कुछ एक प्रथा होती, एक सिस्टम होती है या नहीं है, क्या क्या चीजें इनके बारे में हम लोग जाने। तो अब सबसे पहले यूनाइटेड नेशन को जानो। यूनाइटेड नेशन के बारे में आप सुने हैं, यूएन जिसको कहते हैं, हाँ आपने सुना है। तो यूनाइटेड नेशन क्या करती है? ऐसा ही कुछ काम करती है। देखो, ऐसी कोई स्थिति तो नहीं, ऐसी कोई सिस्टम तो नहीं है कि पूरी देश के, पूरी दुनिया के लोग एक पूरे वर्ल्ड को डेमोक्रेसी बना के एक प्रेसिडेंट का चुनाव करे या एक शासक का चुनाव करे, ऐसा कुछ तो है नहीं। लेकिन ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस काम को करना चाहते हैं, जो इस काम को करने में मदद कर रहे हैं। मतलब जैसे देखो कि कोई दो देश है, भारत है और भारत के बाद कोई दूसरा देश है, उसके बीच में जो ओशियन आता है, जो समुद्र आती है, तो कुछ दूर का एरिया तो उस देश का होता है और उसके बाद का जो देश है उसका अपना एरिया होता है, लेकिन बीच में जो समुद्र का खाली जगह बच जाता है वो ना ही इस देश का है ना ही उस देश का है। तो यहां पे क्या होती है, यहां पे गौर से समझना, यहां पे क्या होती है, कुछ तो रूल होंगे ना, उस रास्ते से गुजरने के लिए या उस समुद्र के उस जगह से गुजरने के लिए कुछ तो नियम कानून होते होंगे। उस पे कानून कौन बनाएगा, उस पे नियम कौन बनाएगा? उस पे बनाएगा ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन है, जो यूनाइटेड नेशन है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो धीरे धीरे डेमोक्रेसी को बढ़ाने में लगे हुए हैं, आपस में अलग अलग देशों को डेमोक्रेटिक बनाने में, एक दूसरे के लिए। देश अपने आप में डेमोक्रेटिक हो चुका, लेकिन वो एक दूसरे के लिए डेमोक्रेटिक हो जाए, इसमें वो तत्पर है। यूएन ऐसा ही कुछ काम करता है, ऐसा ही से कुछ नियमों को बनाता है। यूएन में आप जानते हैं बहुत सारे देश हैं जो यूएन में मिले जुले हैं, और इसका जो अध्यक्ष होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, उसका चुनाव देश का अलग अलग जो उसके सदस्य हैं, अलग अलग देश के जो सदस्य जो यूएन में होते हैं वो उसका चुनाव करते हैं। ठीक है, तो यूएन इस काम को करता है। तो देखो, ये जो डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल है, इसमें हम लोग यूएन के बारे में पढ़ रहे हैं, यूएन यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो ये यूनाइटेड नेशन क्या करती है? ऐसे ऐसी चीजें टू हेल्प कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल लॉ, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इक्विटी, इस चीज को मेंटेन करने के लिए ये काम करती है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्या है कि कोई एक देश दूसरे देश पे हमला ना कर दे बिना मतलब का। ऐसी स्थिति में यूएन क्या है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, उसको रोकती है या किसी भी हालत में कुछ भी करती है। मतलब वो सिक्योरिटी का मामला जहां पे आता है उस पर ये सहयोग करते हैं। खैर उसकी भी बात करेंगे किस तरह से सहयोग करती है, या फिर यूनाइटेड नेशन अपने आप में कितना डेमोक्रेटिक है, इसकी भी चर्चा करेंगे। खैर अभी आप जान लो जो यूनाइटेड नेशन के बारे में जानना है। इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन रखती है, कोई इंटरनेशनल लॉ बनाने हैं तो यूएन में बनता है। सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मामला है यूएन में होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसा कोई बात अगर दुनिया भर में हो रही है तो वो यूएन से रिलेटेड है। एंड सोशल इक्विटी, सोशल इक्विटी के लिए भी यूएन जाना जाता है। ठीक है, सोशल इक्विटी क्या है, तो सामाजिक रूप से बराबर का दर्जा मिलना सभी को, इसके लिए यूएन काम करती है। यूएन में एक है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है, और सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करते हैं ना यूएन के। यूएन जो है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करती है, तो उसी का एक काउंसिल है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यहां पे देखो, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमंग कंट्रीज, पीस मेंटेन करने के लिए और अलग अलग देशों के बीच में शांति उपलब्ध कराने में या शांति को मेंटेन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल।
कितना मेंटेन करता है या किस ढंग से करता है, ये भी थोड़ा देखेंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। फिर आगे है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। आईएमएफ आप लोग बहुत बार सुनते होंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में जो इसके सदस्य, जो सदस्य देश हैं, वो यहाँ पे आते हैं और लोन के रूप में पैसा लेकर जाते हैं अपने देश को डेवलप करने के लिए। मतलब जो आईएमएफ है वो लोन प्रोवाइड करती है अलग अलग देशों को। आप गरीब होते जा रहे हैं, आपकी स्थिति खराब है, तो आप वहां से लोन ले सकते हैं। लोन लेकर अपनी देश की स्थिति सुधार सकते हैं, फिर बाद में आप इसको लौटा सकते हैं। भारत भी कुछ पैसे लिए हैं, पाकिस्तान बहुत ज्यादा लिया है। बोला जाता है पाकिस्तान पे आईएमएफ का बहुत बड़ा कर्ज है। पैसे लिए लेते रहे पाकिस्तान वाले, लेकिन लौटा नहीं रहे, तो स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, आईएमएफ है। इसके साथ साथ जो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक भी लोन देती है। वर्ल्ड बैंक भी लोन देती है, आईएमएफ से ही अलग है। आईएमएफ भी लोन देने का काम करती है, वर्ल्ड बैंक भी लोन देने का काम करती है। सवाल फिर से यही है कि ये यूएन डेमोक्रेसी के लिए ये सारी चीजें कर तो रहा है, लेकिन अपने आप में वो कितना डेमोक्रेटिक है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कितना डेमोक्रेटिक है? आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक कितना डेमोक्रेटिक है? चलिए इस पे थोड़ा विचार करते हैं। यूनाइटेड नेशन में 192 मेंबर्स हैं टोटल, 192। सबके पास एक वोट देने का अधिकार है। किसमें? जनरल असेंबली इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सभी को एक वोट देने का अधिकार हर किसी को है। जनरल असेंबली में एक वोट देने का अधिकार प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। बहुत अच्छी बात है। ऐसा 192 मेंबर्स हैं, सबको एक एक वोट देने का अधिकार है, और क्या चाहिए? वोट देने का अधिकार सभी को है तो अच्छा है। वोट देकर प्रेसिडेंट को चुनते हैं, अच्छा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना पीस मेंटेन करने के लिए, शांति समझौते के लिए, उसमें टोटल 15 देश हैं, जिसमें 5 जो है वो परमानेंट मेंबर है। वो 5 मेंबर कौन है? यूएस है, रसिया है, यूके है, फ्रांस है और चाइना। यूएस, रसिया, फ्रांस, यूके एंड चाइना। इसके बारे में अब बहुत, भारत कई बार परमानेंट मेंबर बनने की ओर आगे बढ़ता है, और फिर चाइना जो है वो वीटो पावर इस्तेमाल करके रोक देता है। तो ये वीटो पावर क्या है? ये वीटो क्या होता है? वीटो एक ऐसा अधिकार होता है, किसी देश को दिया हुआ या किसी पर्सन को दिया या किसी संगठन को दिया हुआ एक ऐसा अधिकार है जो अकेले दम पर किसी चीज को रोक सकता है, किसी चीज को लागू नहीं करा सकता, लागू होने से रोक सकता है भले ही। वीटो एक ऐसा पावर होता है। तो इस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 ऐसे देश हैं जो परमानेंट मेंबर हैं और इनके पास वीटो पावर है। जैसे मान लो कि कहीं पे 2 देशों के बीच में युद्ध चल रही है या युद्ध जैसा माहौल है, तो सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेवारी बनती है कि उनके बीच में पीस मेंटेन कराए। ये जिम्मेवारी बनती है। लेकिन मान लो कि यहाँ पे 5 मेंबर में कोई 4 मेंबर तैयार हो गए कि यहाँ पे इस हालत में ऐसे काम करने हैं, या मान लो अब जैसे कोई देश है उसको डराना धमकाना है, तो उसके ऊपर चढ़ाई करना होगा। तो उसके लिए क्या है? अब मैं क्या करता हूँ ना, अपना वो वीडियो ऑफ कर देता हूँ और मैं इसे समझाता हूँ। ये जो डिसीजन है, हाँ, ये सब जो सारी चीजें हैं वो कितना डेमोक्रेटिक है। हम लोग बात कर रहे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उस पर क्या करेंगे? वो चढ़ाई करेंगे, चढ़ाई करेंगे तो वो चीजें सुधर जाएगी। वहां के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? डर जाएंगे, सहम जाएंगे। लेकिन ये वीटो पावर का इस्तेमाल अगर इन 5 में से कोई एक कर दिया, कोई एक कंट्री मना कर दिया कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उस पर विचार नहीं करेगी। ये वीटो पावर है। इसके साथ साथ 10 ऐसे मेंबर हैं जो परमानेंट नहीं है, वो जनरल असेंबली के द्वारा 2 साल के लिए चुने जाते हैं। वो 10 जो हैं अलग से जो मेंबर हैं वो 2 साल के लिए बनते हैं, परमानेंट नहीं है। तो देखो, हम कहते हैं कि यूएन डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेटिक है तो 192 जो टोटल मेंबर हैं इनके पास ये अधिकार होना चाहिए था ना कि किसी देश को लड़ने से रोकना है या नहीं रोकना है। ये मात्र 5 मिलकर ऐसा करेंगे। अगर ये 5 मिलकर सिर्फ ऐसा कर रहे हैं तो फिर उसी ढंग से हो गया ना कि कुछ जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बस वही वोट करेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होगा। ये ठीक उसी तरह से हो गया, लेकिन ऐसा नहीं करना है ना।
तो 192 के पास अगर ये पावर होता, सारे पावर होते तो अच्छा। तो ये देख रहे हैं कि ये यूनाइटेड नेशन क्या है, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है, फिर भी कुछ हद तक चल तो रही है, सही से चल रही है सब कुछ। हाँ, पहले की स्थिति जो थी, पहले यूनाइटेड नेशन थोड़ा सही था, लेकिन बाद में अब स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब यूनाइटेड नेशन पहले जैसी नहीं रही, अब स्थिति बहुत ही भयानक है, बहुत ही खराब है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में अलग से जान लेते हैं, IMF। इसके टोटल 185 मेंबर्स हैं, सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं है। देखो ये भी डेमोक्रेटिक नहीं हुई, इक्वल वोटिंग राइट नहीं है, तो किनको वोटिंग राइट कैसा है? तो जो देश इसमें अपना पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किए हुए हैं उनके पास वोट देने का अधिकार ज्यादा है। देख लो, मोर देन 54% ऑफ द वोटिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ जापान, USA, जर्मनी, फ्रांस, UK, चाइना, इटली, सऊदी अरबिया, कनाडा एंड रसिया। बस कुछ इतने देश के पास 54% के आसपास में या उससे भी ज्यादा वोट देने का अधिकार है। इसके बाद है वर्ल्ड बैंक, हैज अ सिमिलर सिस्टम ऑफ वोटिंग। यहाँ भी वही स्थिति है जैसे IMF का है। वर्ल्ड बैंक तो और अपना वो अमेरिका का पंगु है, अमेरिका का सब कुछ है। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कॉन्वेंशियली नॉमिनेटेड बाय द ट्रेजरी सेक्रेटरी या फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द US गवर्नमेंट। US गवर्नमेंट का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, कॉन्वेंशियली परंपरागत तौर से वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है वो उन्हीं के द्वारा चुना जाता है, एक कोई मेंबर। तो आप इसके जरिए आप समझ सकते हो ये कितना ज्यादा डेमोक्रेटिक है या नहीं है। डेमोक्रेसी प्रमोशन, हम बताएं डेमोक्रेसी का, जैसे जहां तक डेमोक्रेसी आ गया वो तो सही है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हमें क्या करें, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहिए अगर हम डेमोक्रेटिक हैं तो, ठीक है। तो देखो डेमोक्रेसी प्रमोशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे अमेरिका अपने आप को यह समझता है कि वो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी कायम करने में सहयोग करेगा। ये कितना सहयोग करता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इराक की एक कहानी है, स्टोरी ऑफ द इराक, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि वहां पे एक सद्दाम हुसैन होता है जो डेमोक्रेसी को खत्म करके मिलिट्री रूल लाता है। हाँ, सद्दाम हुसैन ने बहुत सारे अधिकार दिए लोगों को, अधिकार बहुत सारे दिए, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं थी वहां पे। वहां के लोगों ने, अब देखो क्या, डेमोक्रेसी थी तो नहीं, लेकिन क्या वहां की जनता डेमोक्रेसी लाना चाह रही थी? क्या कुछ ऐसा था? तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका वहां पे डेमोक्रेसी बहाल करने के लिए आगे बढ़ता है और इराक पे अटैक करता है। इराक पे अटैक करके डेमोक्रेसी को जबरन बहाल करता है। देखो किसी देश को डेमोक्रेसी आप थोप नहीं सकते, वो एक इराक पे डेमोक्रेसी थोपा गया इराक के लोगों को। अब क्या इस तरह से डेमोक्रेसी थोपने के बाद वो डेमोक्रेसी सालों साल तक बनी रहेगी? नहीं, जब तक वहां के लोगों को डेमोक्रेसी का फायदा नहीं समझ में आएगा, डेमोक्रेसी का महत्व समझ में नहीं आएगा ना, तब तक डेमोक्रेसी थोपने से कुछ नहीं चलने वाला। तो हमें डेमोक्रेसी थोपने के बजाय हमें ये बताना है दुनिया को कि डेमोक्रेसी से क्या फायदे हैं, तभी कुछ होने वाला। जैसे आपने जबरन वोट कराया, आपने उस पर अटैक किया, सबको नजरबंद किया, बंदी बना दिया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, एक शासक बना, लेकिन वो कितने सालों तक डेमोक्रेटिक रहेगी? नहीं रह पाएगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि वहां के देश के लोगों को ये पता ही नहीं, उसकी महत्व ही नहीं मालूम है, तो फिर से मतलब चुपचाप बैठे रहेंगे, डेमोक्रेसी के लिए लड़ेंगे ही नहीं। तो हमें ये करने के बजाय उनको ये ऐसा बनाना है कि डेमोक्रेसी के लिए वो लड़े। तो चलिए, तो ये हमारा टॉपिक था जो आज समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, आप बने रहें हमारे साथ। अगर समझ में आई, जो जैसा भी है, जो भी स्थिति है, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, जो चीजें समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, धन्यवाद।